हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, हीट वेव आपका टॉपिक जो है ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हीट वेव आपने देखा होगा कि जो दिल्ली वाला रीजन है, दिल्ली में 52.9 53 डिग्री तक भारत में टेम्परेचर को दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो आपकी मृत्यु का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले आपके 1991 की रेंज में जो टोटल आपके दशक में 400 से कम दिन थे वो अब 600 प्लस हो चुके हैं। मतलब 600 से ज़्यादा दिन एक दशक में गर्म हीट वेव दर्ज की गई है। तो हम सारे आंकड़ों को देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये हीट वेव है क्या। देखिए मित्रों, हीट वेव को जो हमारा आईएमडी है, मौसम विभाग, उसके द्वारा 3 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया जाता है। पहला है मैदानी, दूसरा है कोस्ट, तीसरा है आपका हिल रीजन। तो आखिर ये तीनों ही आपके मैदानी क्षेत्र में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये आपका हीट वेव में दर्ज किया जाता है। अगर कोस्टल रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा तो ये आपका कोस्टल रीजन में हीट वेव आएगी। और हिल्स में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा तो ये आपका हीट वेव में दर्ज किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ 2 तरह के आंकड़े हैं। पहला तो कितने दिन हीट वेव का जो आंकड़े हैं वो मेजर किए गए हैं, दूसरा कितनी मृत्यु हुई है। सबसे पहले अगर बात करें तो 413 दिन का जो हीट वेव है ये रेंज आपकी 1981 से 1990 के बीच में थी। यही 2011 से 2020 के बीच में 600 दिन तक दर्ज की गई है। ये आंकड़ा याद रखिए, आपको मेंस में इस तरह के आंकड़े से ही शुरुआत करनी है। जो आपका डिफिनीशन पार्ट होता है या फिर जिस तरह के ये जो सेंसस वगैरह फिगर होते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन में देने होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ कितना है तो देखिए, जो आपका आंकड़ा 1981 से 1990 के दशक में 5457 के आसपास था, वो 2011 से 2020 पिछले 10 वर्ष में देखा जाए तो मित्रों टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 11,555 लोगों की मृत्यु हुई है। ये पूरा जो आपका 2011 से 2020 का दशक है। अब देखिए इसके फैक्टर क्या क्या है। इसके फैक्टर सबसे ज़्यादा देखिए, एल नीनो जो आपका इफेक्ट है इसको सबसे ज़्यादा इसका फैक्टर बताया जा रहा है, क्योंकि एल नीनो के चलते भारत में ड्रॉट, सूखे की स्थिति बनी हुई है। और वहीं जो आपका ला नीना है ये ज़्यादातर भारत में वर्षा को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपके एल नीनो और ख़ास तौर पे जो आपका ला नीना का जो 2023 के बाद एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसका जो स्ट्रॉन्ग ला नीना फेज जो है इसका एंड जो है, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि एल नीनो जो आपका इफेक्ट है ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है। तीसरा जो है कि जो आपकी शिफ्ट हो रहा है विंड पैटर्न में, अब विंड पैटर्न ही जो है आपका सबसे बड़ा एक फैक्टर है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा हो गया टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी का बहुत बड़ा इस पे फैक्ट होता है। फिर है आपका ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि हम लोग वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका हीट आइलैंड, जो अर्बन हीट आइलैंड आपके बिल्डअप होते जा रहे हैं कंक्रीट के, ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को आपके एब्जॉर्ब करके रखते हैं और बाद में उसको रिलीज़ करते हैं, जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सारे फैक्टर्स भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इन सबको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अर्बन बबल टाइप से ये इसको प्रभावित कर रहा है। जो आपकी कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं, जिसको मैंने अभी हीट आइलैंड की संज्ञा दी है, टर्मेक रोड है, ये बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं हीट को। ठीक है, और बाद में ये जो आपका स्टे ट्रैप्ड होता है इसके अर्बन बबल में, ये एयर पॉल्यूटेंट के चलते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुल मिला के ये है मित्रों कि आपका जो हीट आइलैंड की कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आपके जितने भी कंक्रीट के कंस्ट्रक्शंस हैं बड़े बड़े शहरों में, ये इतना ज़्यादा हैवी टेम्परेचर को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कि बाद में उसे रिलीज़ करता है। और ये सिचुएशन भी सिर्फ रिलीज़ करने से नहीं बनती, ये सिचुएशन तब बनती है जब 3,000 से लेकर 7,000 मीटर की ऊंचाई पर, 3 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब बहुत हाई प्रेशर विंड आपकी क्रिएट हो जाती हैं तो वो नीचे की ओर सारी पवनों को धकेलते हैं और नीचे एक बबल सा बनता है जो टेम्परेचर को आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जो टेम्परेचर हम 42-44 डिग्री तक देखते थे वो इस बार आपका लगभग 52.9 53% तक गया है। अब आप इस चित्र से इसको समझ सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, इस चित्र के द्वारा इसको समझिए बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिए कि लगभग आपका जो है आपका हीट वेव्स जो हैं इसको क्रिएट होने की सिचुएशन कैसे होती है कि भाई 3 से लेके आपके 7,600 मीटर की ऊंचाई पर जब हाई प्रेशर, बहुत मजबूत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो क्या करता है कि भाई ये जब कई दिन तक रहता है या कई हफ्तों तक रहता है तो ये हाई प्रेशर जो सिस्टम है ये आपका एयर को डाउनवर्ड नीचे की ओर धकेलता है।
ठीक है। और जिससे क्या होता है कि जो आपकी ग्राउंड की एयर है वो ऊपर नहीं जा पाती है और एक तरह से सिंकिंग एयर एक्ट लाइक एक कैप बन जाता है, और जिसके चलते आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है किसी ना किसी रीज़न पर। जैसे कि अब आपके एल नीनो इफेक्ट के चलते भारत में ड्रॉट की सिचुएशन है, तो वहाँ यहाँ पर इस तरह का तापमान आपका बना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इम्पैक्ट सबसे पहला तो हेल्थ पे इम्पैक्ट है। आपने ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक के यहाँ चर्चे कई सारे सुने होंगे। कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिल्ली में जिनकी मृत्यु हुई है। एक ऑटो ड्राइवर का ही केस आया था कि कैसे हीट वेव के चलते उनकी मृत्यु हो गई। हाइपरथर्मिया ये हो गया, हीट क्रैम्प्स हो गए, ठीक है, खास तौर पे डाइजेशन इशू, ये सारे हेल्थ के पॉइंट है। इकोनॉमी क्या है? आईएलओ कहता है कि भाई जब भी 34 डिग्री टेम्परेचर तक का आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो 50% तक के वर्क को ये कम कर देता है। क्योंकि आप भी बताइए, जब 50 से 52 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तो ये काम करवाने वाला व्यक्ति भी जानता है कि इतनी गर्मी में मजदूरों से काम नहीं लिया जा सकता और वो आधी दिहाड़ी भी काम करेंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो लेबर है वो कम होता है। फिर आपका फूड इनसिक्योरिटी आ गया। जब आपको पता है कि एल नीनो इफेक्ट के चलते भारत में कम वर्षा होगी, कंपैरिजन में ड्रॉट की सिचुएशन होगी, तो ऐसे में शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, जो आपका लीड करेगा क्या? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को, जैसे कि विदर्भ क्षेत्र या कई सारे सूखे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। फिर आपका वाटर रिसोर्सेस हो गया, जो डिक्रीज़ है आपका ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे करेगा, जिसके चलते कई सारे क्षेत्रों में जहाँ पर आपके 60 या 90 दिन में पकने वाले बासमती धान की जो फसलें किसानों को उगाने के लिए दी जाती हैं, तो सरकार भी उस पर फिर कई सारे मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भाई आप ग्राउंड वाटर के चलते ये सारी फसलों को, जब बहुत ज़्यादा वाटर टेकिंग वाली जो फसलें उनको मत उगाइए, जिसके चलते भी कभी कभी काफ़ी सारे विवाद होते हैं। बाकी देखिए, एक बड़ा विवाद जल की कमी के लेके आपने देखा होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है। इस तरह के डिस्प्यूट्स भी बढ़ जाते हैं स्टेट्स में। एनर्जी सेक्टर में क्या है? इंक्रीज डिमांड फॉर कूलिंग पर्पस लीड टू पावर स्ट्रेन। भाई एनर्जी सेक्टर में भी सीधी बात है कि बहुत सारा जल विद्युत जो है उस पर आपका इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के स्टेप क्या है। सबसे पहली बात तो है कि डेवलपिंग मियावाकी फॉरेस्ट। अब मियावाकी फॉरेस्ट डेवलपमेंट का जो उदाहरण है, याद रखिए 2009 में सबसे पहले जो आपका टोयोटा ने बेंगलुरु में आपका सबसे पहले प्लांट्स लगाया था मियावाकी का। मियावाकी क्या है कि एक जापानी टेक्निक है जो अकीरा मियावाकी ने स्टार्ट की थी। इसमें क्या होता है कि एक वर्ग के टुकड़े में 3 अलग अलग प्रजाति के और 3 असमान ऊंचाई के जो पौधे हैं लगाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि भाई आप पहले तो सबसे बड़ा इसका फैक्टर ये होता है कि डिफरेंट टाइप के साइज़ के पौधों के होते हुए इंडिजीनियस आपका उनमें आपस में प्रतियोगिता बहुत कम होती है। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई नीचे जो खरपतवार है वो ज़्यादा नहीं बढ़ते और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके चलते क्या है कि भाई इसका सबसे ज़्यादा जो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भारत में है वो तेलंगाना राज्य ने करके दिखाया है। उसने अपने फॉरेस्ट कवर को बहुत कम टाइम स्पेन में इंक्रीज़ किया है। भारत में भी जब 1988 में हम अपनी पॉलिसी लेके आए थे कि हमें 25 से 33% तक वन क्षेत्र को लेके जाना है, तब भी हमने मियावाकी मॉडल जो है इसकी जो है उसके पक्ष को हमने रखा था। अब इसमें देखिए, मियावाकी यही है आपका कि एक वर्ग के क्षेत्र में डिफरेंट टाइप की प्रजाति के पौधों को लगा के इंक्रीज़ करना। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई आप फॉरेस्ट जो आपकी रेंज है वो बढ़ेगी, कार्बन सिंक बढ़ेगा और आप इसको अर्बन शहरी क्षेत्रों में बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे क्षेत्र में भी आप ग्रीनरी को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ एक्शन क्या है कि भाई 23 ऐसे स्टेट हैं जिसमें हीट वेव को कॉम्बैट करने के लिए उन्हें गाइडलाइन जारी की गई है। पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान दिया जा रहा है और वल्नरेबल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो रोड किनारे झुग्गी झोपड़ी वाले कई सारे लोग हैं या फिर बेघर लोग हैं, उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा मार है। अपने कमरे में एसी चला के बैठे लोगों पर हीट वेव की कोई मार नहीं है। सबसे ज़्यादा मार उसी के लिए जो रोजी रोटी के लिए रोड पे बैठा हुआ ठेले वाला, आम स्ट्रीट वेंडर्स है, उन पे सबसे ज़्यादा इसकी मार है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में सबसे पहले स्टेट आता है। स्टेट के लेवल पे क्या है कि स्टेट शुड प्ले लीडिंग रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीट वेव एक्शन प्लान। तो स्टेट की अथॉरिटी है कि भाई वो उस पर एक एक्शन प्लान अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा क्या है? पैसिव कूलिंग। अब पैसिव कूलिंग के लिए क्या है? तो भाई आप प्रोरोथर्म्स ब्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। इस समय आप सामने चित्र देख रहे होंगे, ये आपकी प्रोरोथर्म ब्रिक्स होती है जिसमें आपका स्पेस या गैप होता है। ये थोड़ा सा कम हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और ठंडा रहता है मामला, ठीक है। फिर आपका मिटिगेशन प्लान हो गया, जैसे ORS का डिस्ट्रीब्यूशन, शेड एट पब्लिक प्लेसेस में शेड डालना, ठीक है, फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर रखना। ये इस तरह के मतलब कुछ मिटिगेशन प्लान है। ये सारे आपको याद रखने, बहुत ही टू द पॉइंट है। इफ़िशिएंट एनर्जी सॉल्यूशन,
यूज़ ऑफ डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर क्या होते हैं मित्रों, ये जो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े 10-10 फीट ऊंचे जो कूलर होते हैं और उसमें पूरा पानी चारों तरफ से गिरता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसी है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करती है और बहुत ज़्यादा गैसें वगैरह उत्सर्जित करती है। इसके चलते डेजर्ट कूलर्स को मतलब उसकी जगह यूज़ करना चाहिए। इस तरह की बातें सरकार द्वारा रखी गई हैं। तेलंगाना का मॉडल जो है आपका हरिता हरम प्रोजेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ग्रीन कवर को 24 से 33% तक बढ़ाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हरिता हरम प्रोजेक्ट तेलंगाना का याद रखना है, मियावाकी वगैरह जैसा याद रखना है, मिटिगेशन प्लान आपने याद रखना है। पैसिव कूलिंग के लिए प्रोरोथर्म ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया, डेजर्ट कूलर्स का इस्तेमाल हो गया। स्टेट इस पर पहला एक्शन लेगा और गवर्नमेंट स्टेप में आप दिखाइए कि मियावाकी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा, हेल्थ एक्शन प्लान चलाए जाएंगे, प्रिपेयर्डनेस पे वर्क होगा और अवेयरनेस की कैंपेन जारी की जाएगी। तो ये तो आप नीचे के सॉल्यूशन बता सकते हैं और इम्पैक्ट आपको यहाँ पर 6 हमने पॉइंट्स में बताया कि हेल्थ, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्स और एनर्जी सेक्टर में इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसको सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव मतलब कि क्या इसका कोज हो सकता है हीट वेव का। और शुरुआत में आप इसके फैक्टर्स दे सकते हैं जो 5 से 6 बड़े फैक्टर हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, एल नीनो इफेक्ट आप दिखा सकते हैं, ड्रॉट और ड्राई कंडीशन दिखा सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, टोपोग्राफी, शिफ्ट ऑफ विंड पावर, मतलब कि थोड़ी ऊंचाई पे जब हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाती है उससे भी समस्या होती है। बाकी कितने दिन और कितनी मृत्यु का आंकड़ा रहा है पुराना, और आखिर इसकी डिफिनीशन क्या है। ये इसके 6 मतलब टुकड़े हैं। 6 टुकड़ों में इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए और अपनी परीक्षा में इसको इस्तेमाल कीजिए। मित्रों, हमारा यहाँ पर जो आपकी बीपीएससी है, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। वहीं यूपी पीसीएस पे मुख्य परीक्षा के लिए हमारा अर्जुन बैच चल रहा है और इसके साथ ही अब यूपी के 5-6 पेपर पे हम बहुत जल्दी आंसर राइटिंग के इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं। और वहीं आपका यूपी पीसीएस का भीष्म बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप उसमें एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। धन्यवाद।